था वो 5 का हो गया। और उसकी तोजी ये सामने आई कि 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने वो पिटिशंस जो हैं आज खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, यानी आर्टिकल 184(3) के तहत जो पिटिशंस दायर हुई हैं, उन्होंने उनको मेंटेनेबल करार नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हम इन दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हैं। और उनके वो जो अहकामात हैं वो उस दिन की ऑर्डर शीट में अयां हो गए। 5 रुकनी बेंच ने जब दोबारा हेयरिंग शुरू की तो वो 3 जज साहबान ने कहा कि पंजाब असम्बली के लिए सदर मुमलिकत और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तारीखों का ऐलान करें और इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करें। मेरे मोअज़्ज़ज़ कोलीग्स को ये बात याद होगी कि उसी रोज़ 2 जज साहबान ने, जिनमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शामिल थे, उन्होंने कहा कि हम अपने 2 मोअज़्ज़ज़ ब्रदर्स जजेस, जिनका मैं ऊपर तज़किरा कर चला था, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की राय से मुत्तफ़िक हैं और हमारी राय में भी ये दरख्वास्तें मुस्तरद हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, ये मुफादे आमा और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट का केस इस वक्त मौजूदा शक्ल में नहीं है। और क्योंकि इन्हीं केसेस की बाबत दोनों हाई कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है, तो जुडिशल प्रोप्राइटी और जो अदालती प्रैक्टिसेस हैं वो भी इस बात की मुतकाजी हैं कि इन दरख्वास्तों को खारिज किया जाए। तो उन्होंने भी वो दरख्वास्तें खारिज कर दी। जनाब स्पीकर, फैसला अनाउंस होने के मेरे ख्याल में 30 मिनट के अंदर अंदर मैंने और उस वक्त के अटॉर्नी जनरल जनाब शहजाद अता लाई साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया और ये बात की नेशनल मीडिया के सामने कि ये केस जो हैं ये 4 के मुकाबले में, बल्कि 3 के मुकाबले में 4 अक्सरियती जजेस की राय से डिसमिस हो गए। उस पे कुछ तबसरा निगारों ने तबसरे किए, ये बात भी की गई कि जी ये 2 जज पहले हिस्से में और 2 बाद में हो गए, ये कैसे हो गया। लेकिन फिर सब ने देखा कि जब तफसीली फैसले आए जज साहबान के, तो उन्होंने तफसील के साथ इस बात को वाज़े किया कि जो सुओ मोटो केस नंबर 1 ऑफ 2023 था, वो 3 के बजाय 4 जज साहबान के अक्सरीती फैसलों से उन्होंने डिसमिस फरमा दिया। अब उसी की बुनियाद के ऊपर जब इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क में जारी सिक्योरिटी की सूरत हाल और मुआशी सूरत हाल को सामने रखते हुए और तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनने के बाद, जिनमें दोनों सूबाई हुकूमतें, वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वजारत दिफा के ज़ेरे इंतज़ाम काम करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और वजारत ख़जाना से उन्होंने जब रकूम की फराहमी के बारे में तसल्ली बख्श जवाबात आने के बाद एक तफसीली फ़ैसला जारी किया कि इन हालात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 218 की शिक 3 और आइन के आर्टिकल 224 को सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लैंडमार्क जजमेंट वर्कर्स पार्टी जो कि 2012 में जारी किया गया फैसला, उसको सामने रखते हुए इलेक्शन एक्ट की मुख्तलिफ शिकों पे इन्हसार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल वापस लेके 8 अक्टूबर की डेट का ऐलान किया। ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाया गया, लेकिन हैरानगी की बात कि बजाय 9 रुकनी बेंच, या उस वक्त भी कहा गया था कि ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा जाए,
जिसमें वो दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान नहीं हों जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पे उससे रिक्यूज़ कर लिया, यानी वो उस केस से अलहदा हो गए थे और उसकी वजूहात थी। बजाय वो मामला लार्जर बेंच या फुल कोर्ट के सामने रखने के, चीफ जस्टिस साहब ने अपनी सवाबदीद में दोबारा 5 रुकनी बेंच जो है उसमें तश्कील दे दिया। उस 5 रुकनी बेंच में भी जनाब ने देखा कि जब बात हुई तो उस बेंच के मोअज़्ज़ज़ रुकन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर अवान साहब की इस दलील के ऊपर वजाहत से कहा कि जो पिछली प्रोसीडिंग्स थी उनमें ये मामला 3 के बदले 4 जज साहबान की अक्सरीती राय की वजह से खारिज तस्वर किया गया। लेकिन हैरान कुन तौर पे प्रोसीडिंग्स को जारी रखा गया, क्योंकि जब एक मामला 7 रुकनी बेंच ने खारिज कर दिया हो तो फिर उसको दोबारा रीओपन करना, और वो भी 5 रुकनी बेंच में, ये जुडिशल प्रेसिडेंट्स या कोर्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक नहीं था। हमने देखा कि इसी असना में सीनियर मोस्ट जज जनाब काजी फायज ईसा साहब ने 15 मार्च को एक फैसला महफूज किया हुआ वो भी सुनाया, और उसमें उन्होंने एक 3 रुकनी बेंच में ये फैसला सादर फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुकदमात आते हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, उनमें सुओ मोटो केसेस जिन्हें हम आज खुद नोटिस के केसेस भी कहते हैं, उनकी समात के बारे में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। और वो आरा ज़ाहिर है पिछले केस में 4 जज साहिबान ने उनका इजहार भी किया। उन्हें यह भी मालूम था कि 2019 में उस वक्त के चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने जब आखिरी फुल कोर्ट मीटिंग की, जिसके बाद के दोबारा सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई, उस मीटिंग में ये सारे मामलात आए कि जिस तरह से आज खुद नोटिस केसेस का मजाक बनाया गया मुख्तलिफ अदवार में, और ख़ास तौर पर जो उससे फौरी पहले दौर था जस्टिस साकिब निसार साहब की सरबराही में, जहाँ जगह जगह पे और रोज़ 4-4, 5-5 मुकदमात पे सुओ मोटो नोटिस लिए जाते थे। आज खुद और अदालत भरी होती थी, मुल्क भर की ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों को और अदारों के सरबराहों को खड़ा करके सारा दिन उनके इम्तिहान लिए जाते थे, और यूँ लगता था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट या हॉस्पिटल की MS है, सुप्रीम कोर्ट ही जेल सुपरिटेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट ही चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, सुप्रीम कोर्ट ही सेक्रेटरी एजुकेशन है, सुप्रीम कोर्ट ही डिस्ट्रिक्ट ज़राअत ऑफिसर है। तो वो सारा रोल जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने एज्यूम कर लिया हुआ था। इस बैकग्राउंड में जनाब स्पीकर फुल कोर्ट में ये बात तय हुई कि आर्टिकल 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है उसको स्ट्रक्चर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट रूल्स फ्रेम करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4.5 साल गुजरने के बावजूद भी दोबारा फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बेंच ने फैसला सादर कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक फुल कोर्ट ये रूल्स नहीं बनाती और ये जो सवाबदीद है चीफ जस्टिस साहब की कि किस मामले में फुल कोर्ट टेकअप करना, किस मामले में आज खुद नोटिस लेना है, किस में नहीं लेना, आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ये इख्तियार इस्तेमाल करेगी, तो इस पे हमें क्लैरिटी आनी चाहिए। और साथ उन्होंने हदायत की रजिस्ट्रार ऑफिस को कि जब तक ये मामला नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं आर्टिकल 184(3) के आज खुद नोटिस के, उन्हें कार्रवाई के लिए अदालत के सामने पेश ना किया जाए, उन्हें बेंचेस के सामने ना लगाया जाए। इसके बावजूद मौजूदा जो मुकदमा है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 5 ऑफ 2023, ये इसकी कॉज लिस्ट जारी हुई। जब ये मामला अदालत में आया तो बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने भरी अदालत में कहा कि मैं उस जजमेंट में दिए गए फैसले की वजह से ज़रूरी समझता हूँ कि ये प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी जाएं, रोक दी जाएं, और अगर ये नहीं होता तो उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया। उसी रोज़ 4 रुकनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, बजाय इसके कि फिर दोबारा किसी और जज साहब को दरख्वास्त की जाती। और उस वक्त तक मुतालबा भी आ चुका था कि इस मामले में भी क्योंकि इबहाम है तो आप
दो जज साहिबान के अलावा जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के अलावा एक पूरी अदालत बिठाएं और ये इस अहम कौमी मामले पे और जो कि एक आइनी रुख भी रखता है उसके ऊपर जजमेंट दे। लेकिन तुरफा तमाशा ये हुआ कि 4 रुकनी बेंच जब बैठा तो उसमें फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने ये नुक्ता उठाया। जब उन्हें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कल फिर अपना फैसला लिखा था लेकिन मेरे फैसले को ऑर्डर ऑफ द डे का हिस्सा नहीं बनाया गया, मेरी राय सामने नहीं रखी गई, तो दोबारा उन्होंने भी बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तानी शहरी कि प्रोसीडिंग्स को गैर जानिबदार, प्रोसीडिंग्स को शफाफ, प्रोसीडिंग्स को मुनसफाना रखने के लिए और इंसाफ होता हुआ नज़र आने वाले असूल को लागू करते हुए एक ऐसा बेंच तश्कील दिया जाता जिस पे कोई उंगली ना उठा सकता। और वो उसी सूरत मुमकिन था कि मासवाए उन 2 जज साहबान के फुल कोर्ट दोबारा बिठा दी जाती। लेकिन हैरान कुन तौर पे एक बार फिर 3 रुकनी बेंच ने प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू कर दी। अब उस बेंच के ऊपर आज भी ये बात अदालत में भी हुई है, हुक्मरान सियासी इत्तेहाद के सरबराहान की एक तफसीली मुशावरत हुई और उस मुशावरत के बाद उसके बारे में भी एक जुडिशल फैसला भी आ गया जिसको अनफॉर्चुनेटली एक एग्जेक्टिव ऑर्डर सर्कुलर के ज़रिए कहा गया कि ये लागू नहीं होता। उस पर भी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी से भी सारी आवाज़ें आईं। तो इन हालात में ना सिर्फ ये मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि आखिरी अदालत है और मुल्क की मौक्कर तरीन अदालत है, आइन में उसको एक अहम किरदार सौंपा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट की इसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए नज़र आए कि वो इम्पार्शल हैं, नज़र आए कि वो कानून और आइन के ऐन मुताबिक हैं। ये ज़रूरी है कि उनमें शफाफियत, ये ज़रूरी है कि वो पूरे कोर्ट की इज्तमाही सोच की अक्कासी करती हो जो वर्किंग है सुप्रीम कोर्ट की, और उस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। साथ ही साथ जो 3 रुकनी बेंच है, बावजूद के वो ऑलरेडी अपना एक व्यू भी एक्सप्रेस कर चुके हैं, कुछ चेन ऑफ इवेंट्स ऐसे आए वो भी सारी कौम के सामने हैं, तो उन पे भी अदम एतमाद का इजहार किया गया और एक मुअद्दबाना अपील की गई, मुतालबा किया गया कि इस मामले को अगर आप आगे लेके चलना चाहते हैं 4-3 का फैसला आने के बावजूद, तो उसके लिए आप अपनी पहले फुल कोर्ट मीटिंग करें, वहाँ पे इसके पैरामीटर्स तय करें और उसके बाद एक ऐसा बेंच तश्कील दें जो सबको काबिल कबूल हो। वरना ये कहा गया कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में जब 4-3 से एक फ़ैसला आ चुका है, ये प्रोसीडिंग्स एक 3 रुकनी बेंच के सामने काबिल समात नहीं हैं, तो ये प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी जाएं। आज सुबह जब दोबारा हेयरिंग शुरू हुई और सियासी जमातों के नुमाइंदा वकला साहबान जनाब फ़ारूक नाइक साहब, जनाब अकरम शेख साहब और जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब जब पेश हुए, तो नाराज़गी का इजहार हुआ कि आपने तो बाइकआउट कर दिया और एलामिये जारी किए और आप फिर क्यों हैं। उन्होंने वजाहत दी, उन्होंने कहा जी हमें बेंच पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारी सियासी जमातों की, जिनकी हम वकील हैं, जिनके नुमाइंदे हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के होते हुए प्रोसीड करने से पहले आप हमारी बात सुने और हम वो चीज़ें इन राइटिंग आपके सामने रखना चाहते हैं। जनाब स्पीकर, 6 रोज़ से दरख्वास्त दी है सियासी जमातों ने कि हम इस मुकदमे के ज़रूरी फ़रीक हैं, हमें सुना जाए। फ़रीक नहीं बनाया जा रहा था। पिछली प्रोसीडिंग्स में ये फ़रीक थे, पता नहीं क्या वजूहात थी कि इस दफ़ा उन्हें फ़रीक बनाना मुनासिब नहीं समझा जा रहा था। उन्हें फिर कहा गया कि आप पहले तहरीरी तौर पे लेके आएँ कि जी हमने बाइकआउट नहीं किया। उसकी वजाहत हमारे वकला ने वहाँ पे की और उन्होंने कहा कि जी बात जितनी है तहरीरी तब दें जब ये बात लिखी गई हो। हमने ये तय कर रखा है कि हमें बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक ये क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी से मुतल्लिक़ा हैं, वो दूर किए जाएँ, उस तक आप ये मौखर करें।
वो बात भी अनसुनी हो गई। सर। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब। एक वजाहत करना चाहता हूँ, जो ऑनरेबल लॉ में है वो मीटिंग मैंने तमाम जो ज़ुमा हैं इस हुकूमत के पॉलिटिकल पार्टीज़ के और दर्जा बदर्जा उनके जो माहिर कानून हैं उनकी मीटिंग मैंने चेयर की थी बतौर प्रेसिडेंट पाकिस्तान PMLN। और ये बात जो लॉ मिनिस्टर फरमा रहे हैं ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि उसमें ये फैसला हुआ था कि ये जो मौजूदा बेंच है इसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया जाएगा। बाइकआउट का कहीं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल जज एजाजुल एहसन हैं वो ख़ुद रिक्यूज़ कर चुके हैं। तो ये बात जो अभी लॉ मिनिस्टर ने फरमाई है ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है। एंड आई एम हेयर टू फुली इंडोर्स व्हाट इज सेइंग इन दिस बिहाफ। शुक्रिया जी आपका। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर जी। मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। जनाब वज़ीर आज़म। तो जनाब स्पीकर, ऐसे हालात में फिर आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर अवान साहब ने भी अदालत के सामने 2 घंटे अपनी मारूज़ात पेश की। उन्होंने हद्दुल वसा कोशिश की कि अदारे की तकरीम, अदारे के तकद्दुस, अदारे के इज़्ज़त के लिए, अदारे के वक़ार के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जो कि पूरी कौम को काबिल कबूल हो और जिस पे बाद में अदारे पे उंगलियां ना उठें। जनाब स्पीकर, हमें तारीख़ के झरोकों में भी देखना चाहिए। हमें यह भी देखना है कि इस मुक्कर तरीन अदारे ने कब कब आइन और कानून की पामाली के लिए अपना किरदार अदा किया। कब कब जब ये मुल्क की तकदीर लिख सकते थे इन्होंने अपने कलम के साथ स्याह तहरीर की, स्याह हिस्ट्री लिखी। ये वही अदारा है जहाँ पे 3 माह मांगने गया था एक आमर और उसे 3 साल बल्कि 9 साल दे दिए गए। तो आज तारीख लिखने का दिन है और इदारे अपने कंडक्ट से अपनी इज्जत करवाते हैं। इदारे अपने लिखे हुए फैसलों की वजह से जाने जाते हैं। जब अदारे के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, अदारे के मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर जज साहबान ये बात कर रहे हैं कि ये मामला ऐसे नहीं है, इस तरह से है, उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करके, उन आवाज़ों को दबा के, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी करके उजलत में अगर इस केस का फैसला किया जाएगा तो तारीख एक बार फिर इस फैसले को काले सफ़ों पे लिखेगी, सुनहरे हरूफ में नहीं लिखेगी। अटॉर्नी जनरल ने दस बदस्ता आज फिर ये अर्ज किया कि जनाब चीफ जस्टिस, इसका एक और हल भी है। 9 रुकनी बेंच में मुख्तलिफ आरा आई, 2 जज साहबान ने अपने आप को अलग कर लिया, 3 जज साहबान ने एक हुक्म जारी कर दिया, 4 ने अक्सरीती फैसले से खारिज कर दी दरखास्तें। इसका दूसरा हल ये है कि 6 मुअज़्ज़ज़ साहबान 15 के सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हैं जो उसका हिस्सा नहीं थे। आप बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दें, ये मामला उन्हें भिजवा दें। ये एक अहम कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, ये कोर्ट की प्रैक्टिस के हवाले से भी ज़रूरी है और ये आपका जो इक़दाम है ये अदारे को तक़वियत देगा, आपके फ़ैसले में शफाफियत लाएगा, रूल ऑफ लॉ के लिए आइन की बालादस्ती का बायस बनेगा। लेकिन इनके इस आर्गूमेंट पे भी खातर ख्वाह किसी किस्म का जवाब नहीं दिया गया। तो अब ख़बर आई है जी कि प्रोसीडिंग्स जो हैं उन्होंने कंक्लूड कर ली, यानी कि जो सियासी जमातों के वकला हैं उन्हें कह दिया गया आप लिख के दे दें। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना के जो जवाबात हैं वो सील्ड एनवेलप में आ गए हैं और फैसला महफूज कर लिया गया है 3 रुकनी बेंच की तरफ से और वो शायद कल सुनाया जाएगा। मैं ये बात बड़े दुख और अफसोस के साथ इस ऐवान से शेयर कर रहा हूँ कि इतने हसास, इतने अहम कौमी और आइनी मामले को इस उजलत में
और इदारे में बैठे हुए दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसलों और उनकी आरा को पसे पुश डाल के अगर ये फैसला किया जाएगा तो यकीन मानिए जनाब चीफ जस्टिस, ये एक मुतनाज़े फैसला रहेगा। ऐसे फैसलों को कौम की हमायत नहीं मिलती। आपने आज भी उठते हुए कहा कि सियासी जमातें, ऑपोजिशन और हुकूमत बैठ के, मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो बैठ के अफ़हाम तफ़हीम से कोई रास्ता निकाल लें, खुद कोई ऐसा हल निकाल लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपसे दस्तबदस्ता अर्ज़ करता हूँ कि पहले अपना घर तो दुरुस्त फरमाइए। आपके घर में तकसीम है, आपके अपने घर से डिसेंटिंग ओपिनियंस आ रही हैं, वो मजबूत करती हैं अदारे को, लेकिन डिसेंट को सुन के फिर उसका हल भी निकालते हैं। आपसे फुल कोर्ट मीटिंग मांगी जा रही है, खुदारा फुल कोर्ट मीटिंग दें, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें। इस इनएक्शन की वजह से जनाब स्पीकर, इस मौक़िर ऐवान ने आईने पाकिस्तान में दिए गए अपने मैंडेट को एक्सरसाइज किया और आर्टिकल 191 आईने पाकिस्तान के तहत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो पास किया 2023 का। ऐवान बाला ने भी उस बिल को पास कर दिया। पिछले 4 रोज से सदर मुमलिकत उस बिल को लेके बैठे हुए हैं। वो 7 शिकों का बिल है और मैंने पहले भी यहाँ पे अर्ज किया था कि वो एक पुराना मुतालबा है लीगल फ्रेटर्निटी का भी, और अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाज़ें आई और कौम भी देख रही है आपकी तरफ। तो सदर साहब से ये मेरी ये इस्तदा होगी, ये गुजारिश होगी कि सदर मुमलिकत रियासत के सरबराह बने, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर रहना छोड़ दें। आपका मनसब आपको ये इजाज़त नहीं देता और इस तरह के जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको ज़ेब नहीं देती, सिर्फ इसलिए कि ये आईनी बुरान और डीप हो, ये और गहरा हो। और आज जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर टीवी के सामने खड़े हो के और एक साहब वहाँ पे 2 झंडों के आगे बैठ जाते हैं रोज़, वो भाषण देते हैं कौम को कि ये आइन शिकनी हो रही है, ये आइन से रूगर्दानी हो रही है, इलेक्शन 90 रोज़ में ना हुए तो ये आइन से रूगर्दानी होगी। इलेक्शन 90 रोज़ में होना भी आइन कहता है और आइन की वही शिक 224 में 12-13 शिकें और भी हैं जिनमें यह बताया गया है कि इलेक्शंस किस तरह से होंगे, इलेक्शंस के टाइम पे निगरान हुकूमतें कैसे बनाई जाएंगी, इलेक्शंस को कोशिश करके यकजा किया गया कि एक रोज़ पे हों और उसके लिए हमने बड़ी भारी प्राइस दी। इंतखाबात के तनाज़ात में हमने मार्शल लॉ सहे हैं 9-9 साल वाले, हमने कीमत अदा की है। वो आप फिर एक और मुतनाज़ा इलेक्शंस की तरफ मुल्क को धकेल रहे हैं और आपको आज याद आ गया है कि ये आइन से रूगर्दानी है। जनाब स्पीकर, आइन से रूगर्दानी आप सबने देखी है। इसी महीने में 1 साल पहले इसी ऐवान में जब 1.5 मिनट में ये मौक़िर ऐवान तहलील कर दिया गया था, कौमी असम्बली तोड़ दी गई थी, तो वो आइन से रूगर्दानी नहीं थी। जब मुंतखब वज़ीर आज़म से सदर मुमलिकत ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया और चादर लेके सो गए थे, वो आइन से रूगर्दानी नहीं थी। क्या सदर पाबंद नहीं है कि कौमी असम्बली ने जिसे लीडर ऑफ हाउस इलेक्ट किया है वो उसे दावत दे और उसे हलफ दे ताकि वो अपने ओहदे का चार्ज संभालें? जब 25-25 रोज़ तहरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में फिक्स नहीं थी की जाती और इजलास नहीं थे बनाए जाते, तो क्या वो आइन से रूगर्दानी नहीं थी? आइन के आर्टिकल 54 से क्या जब गवर्नर की समरी पे 25-25 रोज बैठे रहे सदर मुमलिकत तो तब आइन उन्होंने पामाल नहीं किया? पहले अपने दामन में तो देखे कि कितने धब्बे और कितने दाग हैं। आपने इस मुल्क की आईनी तारीख को कितना दागदार किया है। आपने हुकूमत से चिमटे रहने की ख्वाहिश में आइन को पामाल किया। आपने गुड प्रैक्टिसेस का कलाकुमा किया। आपने तो वो बातें की जो कि कभी आइन साजों ने, आइन लिखने वालों ये सोचा भी नहीं था। किसी ने कहा कि जी देखिए हलफ के लिए तो ये होना चाहिए था। हमें कहा गया हलफ के लिए तो ये होना चाहिए था कि अगर सदर नहीं लेता तो फिर चेयरमैन सेनेट ले ले, अगर वो नहीं लेता फलां ले ले, तो ये आइन साजों को लिखना चाहिए था आइन बनाते वक्त। मैंने कहा भाईजान शायद मेरे मुल्क के आइन साजों को ये खबर नहीं थी
कि एक रोज़ ऐसा भी आएगा कि इन बहुत बड़े ओहदों के ऊपर इतने छोटे लोग आ जाएंगे जो अपनी ज़ाती अना के लिए और अपनी नौकरी बचाने के लिए आइन को पामाल करेंगे और जो रस्म और रवायत को भी रोन डालेंगे। जनाब स्पीकर, मैंने इसी अदल के ऐवान में मौजूदा रीसेंट हिस्ट्री में आपको लेके जाता हूं। मैंने इसी अदल के ऐवान में आइन के साथ एक और खेल भी होते देखा। जब आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए 5 जज साहिबान ने कहा कि सदारती रेफरेंस में कोई ऐसी बात नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। 63A आर्टिकल है जिसमें प्रोसीजरल चीज़ें भी हैं, जिसमें सजा जजा का फैसला भी किया गया, जिसमें तमाम अमूर का अहाता कर लिया गया है कि अगर पार्टी का कोई रुकन पार्लिमानी पार्टी या पार्टी सरबराह की हिदायत के बरक्स वोट देता है 4 सूरत हाल में, जिसमें तरीके अदम एतमाद भी है, तो उसे डिसमेंबर किया जा सकता है। और उसके लिए एक अपील प्रोवाइड की गई जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है और उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। बाकी सूरतों में वो डिसएग्री कर सकता है और उसने डी-सीट होना है या नहीं होना ये ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल और एविडेंस होगा। हमने तो ये भी देखा कि 63A की तशरीह करते करते 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने आइन ही रीराइट कर दिया। आइन के 63A को उसको इंटरप्रेट करते हुए आइन के आर्टिकल 17 को उसमें रीड इन कर लिया गया, पॉलिटिकल पार्टी के राइट को ले आया गया। तो उस फैसले के बाद उस पर नजर सानी की अपीलें जनाब स्पीकर पिछले 10 माह से इंतज़ार में पड़ी हैं, सर्द खानों में पड़ी हैं कि कभी उन्हें भी किसी लार्जर बेंच के सामने रख के ये जो एक आइनी तशरीह है इसका भी अवाम को जवाब दे दिया जाए कि क्या ये आइन की रूह के ऐन मुताबिक है या ये भी किसी लाडले को सहूलत देने के लिए की गई। जनाब स्पीकर, मामला यहाँ पे था तो मैं कल अपने दोस्त वकला के साथ बैठा था तो उन्होंने मुझे यही बात याद कराई। कहने लगे कि अगर 63A में आर्टिकल 17 को रीड इन किया जा सकता है तो 224 की तशरीह करते हुए बाकी 9 क्लॉजेस को क्यों नहीं सामने रखते। ये भी तो देखें कि आज मुल्क जिस कठिन दौर से गुजर रहा है, जो हमारे मुआशी चैलेंजेस हैं, जो बैनुल अक़वामी चैलेंजेस हैं, जिस तरह से IMF जो है वो बैरूनी ताकतों के हवाले से बातें हो रही हैं, जगह जगह पे आईब्रोज रेज हो रहे हैं कि ये मामला क्या है, जिस तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें दरपेश हैं। इसी ऐवान में 1.5 साल पहले इन्हीं बेंचेस के ऊपर बैठे हुए मेरे आज हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए अहबाब जो थे वो अपोजिशन बेंचों पे बैठते थे, उन्होंने सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये कहा कि खुदारा ये 40,000 जो गए हैं बॉर्डर से पार वहाँ पे जंगों में हिस्सा लेने के लिए, ये इस मुल्क में देखी है, ये एहतियात कीजिएगा, ये मामला ना छेड़िएगा। किसी की नहीं सुनी। उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब किस सोच में थे, क्या उनकी लाइन ऑफ एक्शन थी, आज दें वो कौम को जवाब आके। वो आबादकारी के नतायज पूछे मेरे उन भाइयों से जो खैबर पख्तूनख्वा के इजलास से ताल्लुक़ रखते हैं और बहनों से, पूछे कौम के उन बच्चों से, नौजवानों से जो अब शहादतें और जानों के नजराने दे के अपने भाइयों और बहनों की हिफाजत कर रहे हैं, और पूछिए उस वक्त की अस्करी क़यादत से कि इस फैसले के पीछे क्या रमूज और क्या राज थे और क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये फैसले किए गए। तो जनाब स्पीकर, मुल्क को अगर आपने आगे लेके जाना है, अगर आपने इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और पासदारी चाहते हैं, तो फिर फैसले वक्त की ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर करें, लेकिन स्केल बराबर रख के करें। फिर फैसले आप तोल के दें। अगर 63A की तशरीह में आर्टिकल 17 पढ़ा है तो फिर आज 224 को एज अ होल पढ़े और 218(3) के साथ मिला के पढ़े। 218(3) इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है, वो आईनी इदारा है, वो खुद मुख्तार अदारा है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है कि मुल्क में इंतखाबात किस तरह से, किस टाइम पे, किन हालात में होने। अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि इंतखाबात में खून रेजी है,
इंतखाबात में बर्बादी तबाही है तो वो अगर शेड्यूल को आगे ले जाता है, पीछे करता है, तो इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने ये सारे स्टेक होल्डर्स को सुनने के बाद कोई फैसला किया है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान से सिर्फ ये इस्तदा करूँगा कि आपने गुज़िश्ता हफ्ते भी एक करारदाद पास की जिसमें आपने अदालत उज़्मा से ये इस्तदा की, ये मुतालबा किया और उन्हें अपना आइनी राइट एक्सरसाइज करते हुए ये बताया कि आप फैसले करते वक्त जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, जुडिशल प्रोपराइटी है, जो आइनी मामलात हैं, उनको सामने रखें। मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑन रिकॉर्ड रहना चाहता हूं कि अगर इतने अहम आइनी और कानूनी मामले को जिसके ऊपर कि अब बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि यही प्रोसीडिंग्स पहले राउंड में 3 के मुकाबले में 4 जज साहबान की आरा से डिसमिस हो चुकी हैं, अगर 3 जज साहबान का बेंच ये फैसला करेगा तो ये फैसला कौम को काबिल कबूल होगा, एक बात, ये फैसला अवामी पजीराई लेगा, दूसरी बात, और ये फैसला काबिल अमल होगा या नहीं होगा, तीसरी बात। बहुत शुक्रिया।